बच्चों, हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था है उसके अभ्यास प्रश्न शुरू कर दिए थे और 8 जो प्रश्न थे, 8 अभ्यास प्रश्न, उन पे हम चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 9 समझाइए। देखिए क्या समझाना है। प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न देखिए, धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। देखिए बच्चों, धात्विक क्रिस्टलों में और आयनिक क्रिस्टलों में समानता क्या होती है, विभेद क्या होता है। विभेद यानी अंतर, ये समझाना है। दूसरा हमें समझाना है कि आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें समझानी है कि भाई इनमें समानता और विभेद क्या होते हैं धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में। और दूसरा बताना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं या जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कठोर और भंगुर क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न पे नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है धात्विक व आयनिक क्रिस्टलों में समानता। देखिए बच्चों, आयनिक क्रिस्टलों की बात की जाए या धात्विक क्रिस्टलों की बात की जाए, इनकी पहली जो समानता की बात की जाए, पहली समानता ये होती है कि इन दोनों में ही स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अगर आयनिक क्रिस्टलों की बात करें तो उनमें ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है विपरीत आवेशित आयनों के बीच में, क्योंकि उनमें आयन होते हैं। जबकि धात्विक क्रिस्टलों की बात की जाए तो धात्विक क्रिस्टलों में ये धातु आयन, जो धनात्मक धातु आयन जिसे कर्नेल भी कहते हैं, तो वहाँ पर धनात्मक धातु आयन और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये दोनों ही बंध अदैशिक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। तो ये तो इनमें हमने बात कर ली समानता की। अब इनमें विभेद, अंतर क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर हम धात्विक क्रिस्टलों की बात करें तो जो धात्विक क्रिस्टल है वो ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, यानी तीनों ही रूप में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें आयनिक क्रिस्टलों के बारे में तो आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में और जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है ठोस अवस्था में इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, इनकी समानता के बारे में बात कर ली और विभेद के बारे में बात कर ली। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं। बेटा, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण इनकी कठोरता होती है। और भंगुर यानी ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर का मतलब है जैसे ही इन पर हल्का सा भी बल लगाया जाता है ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इस भंगुरता का कारण क्या है? भंगुरता का कारण भी यही है कि इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। हमें पता है कि आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। जब इन पे हल्का सा भी बल लगाया जाता है तो देखिए बेटा क्या होता है, जो समान आवेश वाले आयन होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। और जैसे समान आवेश वाले आयन पास पास आएंगे, हमें पता है समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही समान आवेश वाले आयन पास पास आएंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और वो टूट जाएगा, हमारा जो क्रिस्टल हो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर लिख के आना है आपको। समानता है, देखिए बच्चों, पहली समानता देखिए, आयनिक तथा धात्विक दोनों क्रिस्टलों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल विद्यमान होता है। आयनिक क्रिस्टलों में यह विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है, धातुओं में यह संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा कर्नेल के मध्य होता है। बेटा देखिए ये कर्नेल, आप कर्नेल भी लिख सकते हैं या धात्विक जो धातु आयन है, जो धनात्मक धातु आयन है, क्या लिख सकते हो, धनात्मक धातु आयन भी लिख सकते हैं। इसी कारण से इन दोनों के गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये इनकी समानता है कि गलनांक भी उच्च होते हैं। आगे देखिए, और दूसरी समानता देखिए, दोनों स्थितियों में बंध अदैशिक होते हैं। ये समानता हो गई। अब अंतर देखिए, विभेद क्या है। पहला देखिए, आयनिक क्रिस्टलों में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। भाई मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो किस तरीके से हमें आंसर लिख के आना है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसा केवल गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में ही करते हैं, जबकि धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते अपितु मुक्त रहते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। मैंने आपको समझा है। आगे देखिए, दूसरा विभेद देखिए,
आयनिक बंध स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण प्रबल होते हैं। आयनिक बंध प्रबल होते हैं बेटा, देखिए, जबकि धात्विक बंध दुर्बल भी हो सकता है या प्रबल भी। यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, विभेद की बात कर ली। अब जो दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न हमारा क्या था कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कठोर और भंगुर क्यों होते हैं। उसका आंसर देखिए, आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। और भंगुर इसलिए होते हैं क्योंकि आयनिक बंध क्या होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा परीक्षा में हमें कैसे लिख के आना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। पहला है सरल घनीय के बारे में, दूसरा अंतः केंद्रित घनीय के बारे में, और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय के बारे में। यानी कहने का मतलब है इन तीनों प्रकार की जो एकक कोष्टिकाएं होती है इनमें हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सरल घनीय का मतलब है SCC की बात कर रहे हैं, अंतः केंद्रित का मतलब है BCC की बात कर रहे हैं, और फलक केंद्रित का मतलब है FCC के बारे में बात कर रहे हैं, और यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो तीनों टॉपिक है, सरल घनीय में, अंतः केंद्रित घनीय में और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न के जो आंसर है उसको थोड़ा स्पीडली आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमें परीक्षा में किस तरीके से इसका आंसर लिख के आना है। तो देखिए बच्चों, आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक की बात कर रहे हैं। सरल घनीय जालक का मतलब है सरल घनीय एकक कोष्टिका उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए मैं बेटा यहाँ पे केवल आप लोगों को समझा रही हूँ लिख के कैसे आना है। आपको ये प्रश्न, ये टॉपिक अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए बच्चों, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं। आप लोगों को पता है घन के कोणों पर उपस्थित कण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क में रहते हैं, यानी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण का जो अर्धव्यास होता है, यानी जो त्रिज्या होती है r, उसको हम निम्न प्रकार से संबंधित कर सकते हैं, यानी वो निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस चित्र को देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पे ये आपको क्या दी हुई है, ये सरल घनीय एकक कोष्टिका दी हुई है। ठीक है, इसके दोनों कॉर्नर्स पे, इस यहाँ पे कॉर्नर्स पे और यहाँ वाले कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, ये अवयवी कण रखे हुए हैं। दोनों अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो एकक कोष्टिका की जो भुजा की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, या कह सकते हैं इस केंद्र से यहाँ तक की भुजा की लंबाई है, ये क्या है, a है। क्या है ये, a माना है हम लोगों ने। और त्रिज्या, इस कण की त्रिज्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, ये क्या है, r है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी क्या है, r है। ठीक है भाई, ये पूरी तो a है, ये भुजा की लंबाई, एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी तो a है। इसके अलावा इस गोले की जो त्रिज्या है, जो अर्धव्यास है, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक r है, यहाँ से लेके यहाँ तक r है। तो क्या मैं क्या लिख सकती हूँ, a बराबर 2r लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ बेटा। ये आपको समझाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं a बराबर, यानी जो एकक कोष्टिका की जो भुजा की लंबाई है a, उसको मैं 2r के बराबर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, तो a बराबर 2r। अब हमें पता है घनीय एकक कोष्टिका का जो आयतन है वो a क्यूब होगा, क्योंकि घन के रूप में है एकक कोष्टिका और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब। ठीक है, a की जगह मान रख दो 2r, तो 2r का क्यूब किया तो ये आ गया 8r क्यूब, यानी 8r क्यूब आ गया। आगे देखिए, क्योंकि सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक ही अवयवी कण होता है, यानी एक ही परमाणु होता है। ये हम लोगों ने निकाला था, परमाणु एकक कोष्टिका में परमाणु किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब देखिए, तो उस एक परमाणु का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब।
क्योंकि मैंने समझाया है कि यहाँ पे परमाणु को या अवयवी कणों को गोले के रूप में माना जाता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, अब संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक परमाणु का जो आयतन है उसमें घनीय एकक कोष्टिका के आयतन का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, आगे देखिए, एक आयतन दिया हुआ है 4/3 पाई r³। ठीक है, ये देखिए 4/3 पाई r³। घनीय एकक कोष्टिका का आयतन है 8r³, तो हमने यहाँ रख दिया 8r³ मल्टीप्लाई किया 100 से और लास्ट में जो हमारी संकुलन क्षमता निकल के आई वो 52.4% निकल के आई है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता, यानी जिसमें BCC एकक कोष्टिका है, BCC की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अंतः केंद्रित घनीय जालक में 8 अवयवी कण कोणों पर और 1 अवयवी कण अंतः केंद्र पे पाया जाता है। आपको पता है भाई 8 तो कॉर्नर्स पे और 1 अवयवी कण एकक कोष्टिका के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें देखिए बच्चों, इसमें काय विकर्ण पर स्थित कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जो काय विकर्ण पर जो होते हैं अवयवी कण, तो देखिए मान लीजिए इसके घन के कोर और भुजा की लंबाई क्या है a, यानी इसमें भी जो ये घन है, ये जो हम एकक कोष्टिका की जो भुजा है, ये एक भुजा, देखिए ये भुजा है, मैं यहाँ यूँ करके बता रही हूँ, ये जो एक भुजा है इसकी लंबाई इसमें भी हमने क्या मानी, a मान ली, यानी प्रत्येक भुजा a है। त्रिज्या क्या मान ली, r, मतलब जो ये अवयवी कण रखे हुए हैं, जो ये काय विकर्ण पे रखे हुए अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो गई, r हो गई, स्मॉल r हो गई त्रिज्या। भाई पूरी ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो गई है, r हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम सबसे पहले त्रिभुज EFD की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज EFD में। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। भाई यहाँ पे EF और FD के बीच में यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है ना, और यहाँ पे FD क्या है, कर्ण हो गया। तो EFD की जब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की, तो FD को हम B नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, B। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ ना कि FD स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। बेटा ये आप लोगों को पहले समझाया हुआ है, वापस समझ लीजिए। क्या मैं ये लिख सकती हूँ FD स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है FD को मैंने क्या माना, B माना, B माना, तो ये B का स्क्वायर हो गया। जो EF है, EF ये भुजा की लंबाई तो है A, ये A का स्क्वायर हो गया। ऐसे E और D, इस E और D की बात करूँ, ED ये भी A है, ये भी क्या हो गया, A का स्क्वायर हो गया। हुआ नहीं हुआ, तो आगे देखिए, ये देखिए मान रख दिया B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अरे भाई यही तो मान रखा है, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगी मैं क्या लिख सकती हूँ, B बराबर √2A। भैया आपको समझाया हुआ है, B बराबर √2A आ गया। अब हम त्रिभुज AFD की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिभुज AFD की बात करेंगे, और यहाँ पे ये भी समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे AF किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कर्ण की तरह। ठीक है, ये और इसको मैंने नाम दे दिया C। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, C। तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, AF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AF को मैंने ना बोला था C, अरे AF को मैंने किसके बराबर माना था, C के। तो C स्क्वायर बराबर FD हमें पता ही है B स्क्वायर के बराबर है, तो C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और B स्क्वायर देखो, B स्क्वायर किसके बराबर है, 2A स्क्वायर के बराबर है ना। भाई B स्क्वायर 2A स्क्वायर के बराबर है। चलो मैं B स्क्वायर की जगह 2A स्क्वायर ये रख देती हूँ, पुट कर देती हूँ। तो C स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा तो 3A स्क्वायर, और C का मान निकल के आ गया √3A। भाई हमारा जो C है, देखिए बच्चों, जो ये C है, जो A से लेके F तक की दूरी C है, इसका मान निकल के आ गया √3A। क्या आ गया, √3A आ गया। अब देखिए, क्या ये AF जो है, क्या ये 4R के बराबर नहीं है क्या। ध्यान से देखिए, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या R, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा व्यास है ये हो गया 2R, और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या भी, ये वाली भी R, क्या हो गया
4r हुआ नहीं हुआ? हुआ। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो इस c वाली की जो वैल्यू, इस AF जो c है इसकी वैल्यू जो हमारी √3 आई थी, ये किसके बराबर है? 4r के बराबर। भैया मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा पहले जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो देखिए √3 बराबर 4r हो गया। अब a का मान क्या निकल के आया? 4r अपॉन √3 और r का मान निकल के आया √3 अपॉन 4a। अब हमें पता है BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? a का क्यूब। ये a की वैल्यू ये है, इसका क्यूब कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है? संकुलन क्षमता। देखिए संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो ये आयतन है परमाणुओं का, जो अवयवी कणों का आयतन है उसमें घन के कुल आयतन का भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और हमारी संकुलन क्षमता निकल के आएगी 68%। क्लियर है? आपको समझाया हुआ है, आ गया समझ में? बेटा मैं स्पीडली इसलिए ले रही हूँ इस टॉपिक को क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर है। मैंने आपको पहले संकुलन क्षमता वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रही हूँ। आगे देखिए तीसरा जो हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता निकालने की, वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में बात करेंगे। फलक केंद्रित के बारे में आपको पता है कि 8 तो कॉर्नर्स पे अवयवी कण होते हैं, यानी एकक कोष्टिका के 8 कोणों पे तो अवयवी कण होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पे होते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें फलक विकर्ण पर पाए जाने वाले अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो आगे देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण 8 कोणों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में पाया जाता है। और ये देखिए जो AC जो फलक विकर्ण है, ये तीनों अवयवी कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए इसमें वही एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की कोर की लंबाई A, और जो अवयवी कण की त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली? R है। और फलक विकर्ण को हमने क्या मान लिया? AC को B मान लिया। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC को हमने B के बराबर माना और BC और BC और AB ये दोनों क्या है? भुजाई तो है घन की, एकक कोष्टिका की भुजा, यानी इनका मान A है। तो ये इन दोनों का मान A है। चलिए मान रख देते हैं। B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और ये B बराबर आ गया √2A। देखिए बच्चों जो ये B है, B का मान क्या आ गया? √2A आ गया। अब ध्यान से देखिए जो ये B है, क्या ये B 4R के बराबर नहीं है क्या? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या R हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है वो 2R हो गया, R2R, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इस कण की त्रिज्या है वो क्या हो गई? R हो गई। तो ये देखो R2R, R ये किसके बराबर? 4R। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ? B बराबर √2A बराबर 4R लिख सकती हूँ, यानी √2A बराबर 4R। ये आपको समझाया हुआ है, कैसा आया? आगे देखिए तो क्या लिख दिया? इधर देखिए ये गोले की त्रिज्या R है, तो B देखो 4R और √2A के बराबर हो गया। मैंने समझाया ना ये आपको कि 4R और √2A बराबर हो गया। और अब A का मान आपको निकालना है, तो 4R अपॉन √2, इसे 2√2R भी लिख सकती हूँ। और R का मान निकालना है तो A अपॉन 2√2। आगे देखिए हमें पता है FCC में अवयवी कण 4 होते हैं, तो इन चारों अवयवी कणों का या गोलों का आयतन क्या हो गया? 4 गुणा 4/3 पाई R क्यूब। घन का आयतन यानी एकक कोष्टिका का आयतन क्या हो गया? A का क्यूब, यानी और A का मान क्या आया था? देखिए A का मान हमारे पास निकल के आया था 2√2R, तो इसका क्यूब कर देंगे। तो लीजिए इसका क्यूब कर दिया। अब संकुलन क्षमता निकालनी है, तो एकक कोष्टिका में चारों गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन और उसमें हम भाग दे देंगे एकक कोष्टिका के आयतन का। तो देखिए दे दिया, कर दिया और 100 से गुणा कर दिया और ये हमारी संकुलन क्षमता निकल के आ गई 74%। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एग्जाम में इनका आंसर कैसे लिख के आना है। और इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको जो हमारा संकुलन क्षमता वाला वीडियो था उसमें समझा दिया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11। बेटा देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। देखिए बच्चों
चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। FCC जालक की बात कर रहे हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के रूप में। यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुणा 10⁻⁻8 तथा इसका जो घनत्व है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमें ये लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, उनको एक बार हमें लिख लेना चाहिए। तो आगे देखिए, हमें दिया हुआ है कि FCC जालक के फॉर्म में है, FCC फॉर्म में। तो FCC के लिए जो अवयवी कणों की संख्या है Z, वो कितनी आएगी? 4 आएगी। ये 4 लिख लिया। कोर की लंबाई हमें दी हुई है 4.07 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व हमें दिया हुआ है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ठीक है। और हमें चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमें घनत्व दिया हुआ है, कोर की लंबाई दी हुई है, Z भी हमें पता लग गया भाई, FCC में अवयवी कणों की संख्या भी हमें पता लग गई, और अब हमें चांदी का परमाणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? घनत्व का सूत्र लगाएंगे। देखिए बच्चों, घनत्व का सूत्र क्या होता है? रो बराबर Z गुणा M अपॉन A³ होता है। इसमें देखिए, ये रो घनत्व आपको पता है, Z आपको पता है, A³ हम निकाल सकते हैं भाई, ये जो कोर की लंबाई A है इसका क्यूब करके A³ निकाल सकते हैं, और Na अवोगाद्रो संख्या हमें पता है। अब क्या ज्ञात करना है? M, भाई चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, M को इधर ले आएंगे हम लोग, ठीक है, हमें जो ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, क्या सूत्र निकल के आएगा? M बराबर रो गुणा A³ गुणा Na बटा Z, ठीक है। सबका मान पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो। भाई रो का मान 10.5, A³ दिया हुआ है, भाई A दिया हुआ है ना 4.07 गुणा 10⁻⁻8, उसका क्यूब कर दिया। अवोगाद्रो संख्या आपको पता है 6.023 गुणा 10⁻23, वो रख दिया और भाग दे दिया किसका? 4 का, ठीक है। देखिए हमारा क्या आंसर निकल के आया? 107.14 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा चांदी का क्या निकल के आया? ये हमारे चांदी का परमाणविक द्रव्यमान निकल के आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, इस तरीके के कोई भी जो प्रश्न होते हैं उनमें पहले आप लिख लीजिए कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा जा रहा है, और बस थोड़ा सा हमें ब्रेन पावर लगानी है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। और ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कौन सा फॉर्मूला पुट होगा तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोणों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है, ठीक है। इस यौगिक का सूत्र क्या है तथा P एवं Q की उपसेय संयोजन संख्या भी क्या है? देखिए बच्चों, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये कोई आपको एकक कोशिका दी हुई है, हैं, या घन मान लेते हैं, कोई घन दिया हुआ है। इसके प्रत्येक कोने पर तो क्या है? Q है, क्या है? Q, और अंतः केंद्र में क्या है? P है। अब आप लोगों को मैंने अवयवी कणों के योगदान के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कोणों पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है उसका योगदान कितना होता है एकक कोशिका में? 1/8 होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है उसका योगदान 1/8 होता है, और केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसका पूरा योगदान होता है, पूरा 1 उसका योगदान माना जाता है। तो देखिए इसके आंसर को आप कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में? देखिए, घन में परमाणु Q 8 कोणों पर स्थित है, अतः Q परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? अब देखो, प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8 होता है। भाई मैंने कहा ना, कोणों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/8 होता है, और इसको मैंने गुणा कर दिया 8 से, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे अवयवी कण है। तो हमारा क्या निकल के आया? 1 निकल के आ गया, 1। आगे देखिए, परमाणु P अंतः केंद्र पर स्थित है, अतः P परमाणु की संख्या 1 ही होगी, क्योंकि केंद्र वाले का पूरा अपना योगदान होता है। तो यौगिक का सूत्र क्या निकल के आ गया? P1 Q1,
और इसे मैं लिख सकती हूँ PQ, लिख सकती हूँ ना PQ, ठीक है। और P तथा Q की उपसे संयोजन संख्या कितनी निकल के आएगी? 8। देखिए बच्चा, इनकी उपसे संयोजन संख्या क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखिए, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है, यानी BCC में। किसमें? BCC में। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम सेंटीमीटर -3 हो तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93U का प्रयोग करके परमाणु की त्रिज्या की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमें BCC संरचना दी हुई है कि ये अंतः केंद्रित घनीय संरचना में है। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना के लिए जो अवयवी कणों की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। घनत्व रो का मान दिया हुआ है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर -3 और परमाणविक द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 93U। अब क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर ZM/NA गुणा A3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम 2 स्टेप में करेंगे। कैसे करेंगे? 2 स्टेप में करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर A का मान ज्ञात करेंगे, जो A3 है। भाई A3 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे घनत्व के फॉर्मूले में मान रखकर सबसे पहले A3 का मान ज्ञात करेंगे। A3 से हम लोग निकालेंगे A। क्या निकालेंगे? A भाई। और फिर हम ज्ञात करेंगे R यानी परमाणु की त्रिज्या। यानी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को करना है। अब देखिए, सबसे पहले घनत्व का फॉर्मूला लगाया, हमें A3 ज्ञात करना है पहले। तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा जब A3 को इधर ले आएंगे? ZM/NA गुणा रो। Z का मान आपको दिया हुआ है 2, ये 2 है। M का मान आपको पता है 93 है। अवोगाद्रो संख्या आप लोगों को पता है। घनत्व आप लोगों को दिया हुआ है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर -3 दिया हुआ है, ठीक है। मान पुट कर दिया। देखिए अब हमने क्या कर दिया, ये सबके मान रख दिए, इसमें सबके मान रख दिए। तो हमारा A3 क्या निकल के आया? 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। यानी हमारा A3 निकल के आया 36.1 गुणा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। अब हमें इस A3 से A निकालना है। हम इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। ये क्यूब रूट कर दिया। क्यूब रूट करने पर हमारा मान निकल के आया A का 3.3 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.3 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर निकल के आया। अब बेटा देखिए, जब हम लोगों ने BCC में संकुलन क्षमता निकालना सीखा था, जब हमने डेरिवेशन पढ़ी थी, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई थी √3A = 4R, ठीक है। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम इस R का मान ज्ञात करेंगे। देखिए क्या इक्वेशन हो जाएगी? R = √3/4A। यहाँ पे हम A का मान पुट कर देंगे, जो ये A का मान निकल के आया है वो पुट कर देंगे और हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो √3A = 4 गुणा नायोबियम परमाणु की त्रिज्या जो R है, ठीक है। तो देखिए नायोबियम परमाणु की त्रिज्या बराबर √3/4A। हमने A की वैल्यू पुट कर दी और हमारा ये मान निकल के आ गया 1.43 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? नायोबियम परमाणु की त्रिज्या निकल के आ गई, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या r हो तो r एवं R में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए बच्चों, जो अष्टफलकीय रिक्ति है उसकी त्रिज्या आपको r दी हुई है और जो अवयवी कण है निबिड़ संकुलन में जो परमाणु है उनकी त्रिज्या क्या दी हुई है? R। अब देखिए बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में आप लोगों को पता है। जब मैंने आपको षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि नीचे की परत के 3 परमाणु और ऊपर की परत के 3 परमाणु आपस में जो व्यवस्थित होकर अष्टफलकीय रिक्ति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से नीचे की परत के 3 परमाणु और इस तरीके से ऊपर की परत के 3 परमाणु आपस में
व्यवस्थित होकर जो रिक्तिका बना रहे हैं, बीच में जो रिक्तिका बना रहे हैं, ये होती है अष्टफलकीय रिक्ति। क्या होती है? अष्टफलकीय रिक्ति। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। देखिए नीचे के 3 पर ये परमाणु और या अवयवी कण और ऊपर के 3, देखो ऊपर के इनको डार्क करके बताती हूँ, ठीक है, और इनके बीच में जो रिक्तिका रह जाती है उसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। यानी अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण किससे होता है? 6 अवयवी कणों से मिलकर होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस अष्टफलकीय रिक्ति को, तो इसमें क्या होता है, जो 4 परमाणु हैं वो तो आपस में एक सतह में मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं, और एक अवयवी कण उनके ऊपर होता है और एक अवयवी कण उनके कहाँ होता है? नीचे होता है। देखिए बच्चों, यानी इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, देखिए 4 अवयवी कण है मान लीजिए, और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, और जब इनको आपस में मिलाया जाएगा, देखिए जब इनको आपस में मिलाया जाएगा तो बीच में जो ये रिक्तिका बन गई, ये कैसी रिक्तिका बन गई? अष्टफलकीय रिक्ति बन गई, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपने क्या देखा? देखिए ये चारों गोले हैं, ये चारों अवयवी कण हैं, ये एक सतह में है। देखिए चारों अवयवी कण एक सतह में है, एक इनके ऊपर है और एक इनके पीछे की साइड नीचे है। इसे वापस समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, व्यवस्था इस तरीके से भी बनती है कि 4 अवयवी कण एक सतह में मिलकर वर्ग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वर्ग बन गया। एक अवयवी कण इन वर्गों के इनके यहाँ पे ऊपर और एक इनके नीचे वाले को मैं दिखा देती हूँ, एक इनके ऊपर होता है और एक इनके क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से होती है। अब क्या है, ये जो अवयवी कण है, ये जो परमाणु है, इनकी त्रिज्या आपको दी हुई है कैपिटल आर। क्या दी हुई है? कैपिटल आर। और इस अष्टफलकीय रिक्ति के बीच में जो अवयवी कण यहाँ पे जो रखेंगे उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें इस कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी ये जो परमाणु की त्रिज्या है और चतुष्फलकीय रिक्ति की जो त्रिज्या है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हम इस तरीके से इसको एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये जो चारों गोले हैं, ये क्या बता रहे हैं? जो परमाणु समतल का निर्माण कर रहे हैं, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं समतल में, और ये बीच में है, ये कोई हम लोग मान लेते हैं अष्टफलकीय रिक्ति है। अब देखिए इसको हम लोग, इनके प्रत्येक कोणों को हम मिला लेते हैं। ये अवयवी कण के कोणे हैं जिनको हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। और इसको भी मैंने इससे मिला दिया, इसको भी मैंने किससे मिला दिया? इससे मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है वो क्या है? आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की भी क्या हो गई? आर हो गई। नहीं हो गई? तो ये देखिए, ये पूरी दूरी हमने क्या मान ली? ए मान ली। ये बीच में आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की, बेटा मैं डार्क कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये रिक्तिका की त्रिज्या है, ये आपको स्मॉल आर, ये देखिए ये स्मॉल आर है। क्या है ये? स्मॉल आर है। और ये जो त्रिज्या है ये क्या है? आर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी के बारे में। देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, वापस देखिए ए बी सी के बारे में हम बात करेंगे। और आप लोगों को पता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। और यहाँ पे ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो मैं इसके लिए ये लिख सकती हूँ ना कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हमें लिख के आना है। देखिए बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति 6 अवयवी कणों से मिलकर बनती है। इसमें 4 अवयवी कण एक सतह में वर्ग का निर्माण करते हैं और एक गोला इस वर्ग के ऊपर और एक वर्ग के नीचे होता है। मैंने अभी भी आपको समझाया है। अब हम बात कर रहे हैं ए बी सी के बारे में। देखिए बच्चों, चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, लिख सकती हूँ। यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ए सी, बेटा ए सी का मान क्या है? ए सी का मान है आर प्लस आर, यानी 2r। हम लोगों ने मान रख दिया 2r स्क्वायर बराबर
आर प्लस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं कंबाइंड में, 2r प्लस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब इसको खोला तो ये हो गया 4r स्क्वायर, और ये 4r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट गया 2 बार, तो ये 2r स्क्वायर बराबर r प्लस आर का स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे तो r प्लस आर, और ये हो गया अंडर रूट 2r। ठीक है, अब देखिए, अगर स्मॉल r हमें निकालना है तो अब स्मॉल r हमें निकालना है तो इस r को इधर ले आएंगे। भाई स्मॉल r निकालना है तो जो r है ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो r बराबर अंडर रूट 2r माइनस r। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये r कॉमन आ रहा है ना, r दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने r को, कैपिटल R को बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है इसमें। अब देखिए अंडर रूट 2 का मान आपको पता है, अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.414 होता है ना, आप लोगों को पता है। तो चलिए भाई 1.414 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, और ये बाहर r है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 0.414, यानी स्मॉल r जो हम अष्टफल के रिक्ति की त्रिज्या की बात कर रहे हैं उसका मान होता है 0.414 कैपिटल R। ये इसका क्या होता है, मान होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है, देखिए बच्चों, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में समानता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये घनत्व मापा गया घनत्व आपको दिया गया है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, और हमें क्या है, ये जो मान दिए हुए हैं इनसे हमें घनत्व की गणना करनी है, और ये पता करना है कि गणना किया गया घनत्व और मापा गया घनत्व बराबर है क्या। तो हम सीधा सीधा घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, अब आपको पता है FCC जालक है, तो FCC जालक के लिए Z बराबर 4 आ गया, कोर की लंबाई a है और इसका मान कितना है 3.61 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अरे भाई, जो भुजा या कोर की लंबाई a है उसका मान ये है, घनत्व रो आपको ज्ञात करना है। और कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान आपको पता है 63.5 ग्राम पर मोल। मान पुट कर दे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। देखिए, घनत्व रो निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा Z गुणा M अपॉन Na गुणा A क्यूब। सबका हमने मान रख दिया, Z का मान रख दिया, M का रख दिया, Na का रख दिया, A क्यूब का रख दिया, और ये देखिए सबकी वैल्यू पुट करने पे हमारे लास्ट में जो आंसर आया घनत्व का 8.97 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 आया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, इधर देखिए, हमारा जो घनत्व मापा गया था वो था 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, और जो हमारा आया 8.97 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 आया। इसका मतलब दोनों मान क्या है, लगभग बराबर है। ठीक है, तो देखिए अतः घनत्व का गणनात्मक मान यानी 8.97 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 तथा मापे गए घनत्व का मान 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 लगभग क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, कितना इजी प्रश्न है, सीधा सीधा घनत्व में आपको फॉर्मूला रखना था। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का जो सूत्र है उसमें निकिल 0.98 और जो ऑक्साइड है वो 1 रेशो में है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यानी निकिल 0.98 और ऑक्सीजन 1 है। निकिल आयनों का कितना अंश निकिल +2 और निकिल +3 के रूप में विद्यमान है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो निकिल है उसमें कुछ आयन तो +2 के हैं और कुछ आयन किसके हैं, +3 के हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो निकिल है इसमें कुछ आयन तो +2 के हैं और कुछ +3 के हैं। अब हमें ये पता करना है, देखिए कैसे करके आना है। निकिल आयन तथा ऑक्साइड आयनों का संगठन दिया हुआ है 0.98 और 1 है।
अब हम मान लेते हैं कि जो निकिल +2 है उनकी संख्या x मान लेते हैं। तो जब निकिल +2 की संख्या x हो जाएगी तो निकिल +3 की संख्या क्या हो जाएगी भाई 0.98 में से x को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखिए निकिल +2 की संख्या x है तो निकिल +3 की संख्या क्या हो गई 0.98 में से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया x को, ठीक है। तो निकिल +2 x और निकिल +3 हो गए 0.98 में से माइनस कर दिया आपने x को। अब देखिए निकिल +2 जो x है, अब इन पे आवेश क्या होगा, तो निकिल पे आवेश 2 है ना, तो इस पर आवेश हो जाएगा 2x। भाई x को गुना कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही निकिल +3 पे अगर आवेश पता करना है तो हम 0.98 माइनस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि निकिल +3 पे +3 आवेश है, तो देखिए कर दिया मल्टीप्लाई। आगे देखिए अब हमें पता है कि यौगिक क्या है, उदासीन है। यौगिक उदासीन है ना, यानी कुल धनायन और ऋणायन पे जो आवेश है वो 0 के बराबर होगा। तो देखिए निकिल का आवेश प्लस ऑक्सीजन का आवेश 0 के बराबर होगा। अब निकिल के आवेश को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, निकिल +2 का आवेश प्लस निकिल +3 का आवेश और प्लस ऑक्सीजन का आवेश 0 के बराबर, ठीक है। निकिल +2 का आवेश कितना था, ये देखिए 2x, लो भाई हमने 2x रख दिया। निकिल +3 का आवेश देखिए 0.98 माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया था, चलिए भाई ये भी मान रख दिया। और हमें पता है ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2, रख दिया बराबर 0। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे x का मान निकल के आया 0.94, यानी निकिल +2 की संख्या क्या आ गई, जो x का मान क्या आ गया 0.94 आ गया। अब हमें निकिल +3 की संख्या निकालनी है, और आपको पता था निकिल +3 क्या था भाई, निकिल +3 यही तो था, 0.98 में से x माइनस कर दो। तो लो भाई 0.98 में से आपने x की वैल्यू माइनस कर दी, ये मान आ गया 0.04। तो ये तो मान आ गया, ये तो संख्या आ गई निकिल +2 की, ये संख्या आ गई निकिल +3 की। अब हमें निकालना है कि प्रतिशतता कितनी है, प्रतिशत के रूप में कितने हैं। तो निकिल +2 परमाणुओं की प्रतिशतता देखिए, निकिल परमाणुओं की संख्या 0.94, कुल निकिल 0.98 गुणा कर दिया 100 से, तो देखिए कितने आ गए निकिल +2 परमाणुओं का प्रतिशत 95.99% निकल के आ गया। अब हमें निकालना है निकिल +3 का। तो देखिए निकिल +3 आयनों की प्रतिशतता कितनी थी, संख्या निकिल +3 की 0.04, तो देखिए 0.04 भाग दे दिया कुल निकिल 0.98 थे गुणा 100, तो हमारे पास निकिल +3 की प्रतिशत कितने निकल के आ गए 4.01%, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आज बच्चों हम लोगों ने 16 तक के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। इन प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।